पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैंक के कार्य के बारे में देखा था। व्यापारिक बैंक हम लोग ये देखते हैं कि भारत में लोकप्रिय बैंक होती है और व्यापारिक बैंक को हम लोगों ने परिभाषित करने के बाद उसके कुछ कार्य को देखे थे। उसके दो ट्रेडिशनल फंक्शन थे, जैसे जमा को स्वीकार करना और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करना। ये व्यापारिक बैंक का दो प्रमुख कार्य था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन करना है। इसे साख सृजन कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्रेडिट क्रिएशन, हिंदी में इसे साख सृजन करना, ये व्यापारिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंक का है। थोड़ा सा ये टेक्निकल या सैद्धांतिक है, लेकिन व्यापारिक बैंक इसी साख सृजन के माध्यम से अपनी लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। और दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके सहायता से वह ऋण का विस्तार करती है। और इसी साख सृजन के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, जिसे इंग्लिश में मनी सप्लाई कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक बैंकों के साख सृजन में वृद्धि से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत साख सृजन में कमी से हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो होती है वह कम हो जाती है। इस तरीके से मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने और घटाने में क्रेडिट क्रिएशन का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि व्यापारिक बैंक साख सृजन कैसे करती है, इसकी क्रिया विधि क्या है। तो इसकी क्रिया विधि में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कल्पना हम कर लेते हैं कि एक व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो होता है वो पहुँचता है व्यापारिक बैंक एसबीआई के पास, और एसबीआई के पास जाकर पैसा को जमा करता है। हम कल्पना कर लेते हैं कि यह 100 रुपये ले जाकर जमा करता है। ये व्यक्ति जो 100 रुपये ले जाकर नगद रूप में जमा करता है, इसे प्राथमिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट के नाम से स्मरण किया जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ी सामान्य सी घटना है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने जितना भी पैसा जमा अपने पास करती है, इस जमा की एक निश्चित हिस्सा जो है उसे केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। इसी को रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो या आवश्यक आरक्षण अनुपात कहा जाता है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में दो रेशियो शामिल होते हैं, एक है सीआरआर और दूसरा है एसएलआर। सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात कहा जाता है। एसएलआर को स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। हम इन दोनों को जोड़कर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के नाम से स्मरण करते हैं। तो इसे संकेत के रूप में आर स्मॉल आर से दिखलाते हैं। तो यह रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है। अगर हम ले जाकर ए व्यक्ति अगर 100 रुपये ले जाकर जमा करता है, तो यह वैधानिकता है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखेगी, और जो हिस्सा वो केंद्रीय बैंक के पास रखेगी उसे आवश्यक आरक्षण अनुपात कहते हैं। हम ये अपने उदाहरण में मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो रखा गया वो 10% रखा गया, यानी आरबीआई ने पहले से अपने मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के अंतर्गत 10% रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को तय कर रखा है। ऐसी कंडीशन में अब एसबीआई ने जब 100 रुपये जमा किया, तो इसका 10% हिस्सा ले जाकर वह केंद्रीय बैंक या आरबीआई के पास रखेंगे। यानी 100 का 10% 10 रुपये होता है, और ये 10 रुपये जो होता है वह रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एसबीआई के पास इस पैसा को जमा करने के बाद जो फंड बचता है उसी को एक्सेस रिजर्व कहा जाता है। इसे एक्सेस रिजर्व कहते हैं, यानी अतिरिक्त रिजर्व कितना बचा। अतिरिक्त रिजर्व हमेशा व्यापारिक बैंक के पास रहती है। तो 100 में से 10 तो चला गया केंद्रीय बैंक के पास, अब इसके पास बचेगा कितना, 90 रुपये। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि बैंक अपने पास ये 90 रुपये अगर अपने पास ही नगद रूप में बनाए रखती है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक को घाटा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने 100 रुपये जमा किया है, और इस पर हम लोग ये देखते हैं कि जब जमाकर्ता पैसा निकालने आएगा तो उसे ब्याज भी देना होगा। तो इस तरीके से अगर 1 साल बाद निकालने आता है तो 104 रुपये उसे पेमेंट करना होगा। ऐसी कंडीशन में व्यापारिक बैंक को लॉस या हानि हो सकती है।
इसीलिए व्यापारिक बैंक इस एक्सेस रिजर्व को कर्ज के रूप में दूसरे व्यक्तियों को उठाना शुरू कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि व्यापारिक बैंक एसबीआई के पास बी व्यक्ति पहुंचता है। बी व्यक्ति कहता है कि हमें ऋण दिया जाए। बी व्यक्ति की एफआई की जाती है। अगर सब कुछ सही होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि 90 रुपये उसको कर्ज के रूप में बतौर दे दिया जाता है। लेकिन ये 90 रुपये नगद नहीं दिया जाता, बल्कि ये 90 रुपये उसका एक अकाउंट उसके नाम से खोला जाएगा और उस अकाउंट में 90 रुपये लिखकर पासबुक और चेकबुक बी व्यक्ति को दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि जब मन करे तब ये 90 रुपये अपना आकर निकाल लीजिएगा। इस तरीके से व्यापारिक बैंक के पास अब जमा कितना हो गया, 100 ये था, अब 90 रुपये फिर जमा हो गया। तो इसका भी 10% उसे मेंटेन करना होगा आरबीआई के पास। 90 का 10% जो होता है वो 9 रुपये होता है। अब इसमें से हम लोग ये देखते हैं कि 81 रुपये जो होता है, ये 9 रुपये तो तत्काल निकल कर आरबीआई के पास पहुंच जाता है। अब 81 रुपये हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेस रिजर्व व्यापारिक बैंक या एसबीआई के पास बचता है। अब एसबीआई अगर 81 रुपये अपने पास रखे रहे तो उसे नुकसान होगा, तो व्यापारिक बैंक इसको भी कर्जा उठाने की कोशिश करती है। हम लोग ये देखते हैं कि सी व्यक्ति पहुंचता है। चूंकि ये 81 रुपये जो है वो व्यक्ति को नहीं दिया गया है, बल्कि ये बैंक के पास ही है अभी पैसा। व्यक्ति को तो पासबुक और चेकबुक दे दिया गया और कह दिया गया कि जब मन करे तब आकर पैसा ले लीजिएगा। लेकिन ये वास्तविक रूप से 81 रुपये जो है धनराशि बची हुई, यह व्यापारिक बैंक के पास ही है। तो व्यापारिक बैंक इसे करता क्या है, सी व्यक्ति को कर्जा के रूप में दे देता है। सी व्यक्ति को 81 रुपये कर्जा दे दिया जाता है। अब बैंक के पास ये भी जमा हो गया, इसका भी 10% हम लोग ये देखते हैं कि 8 रुपये 10 पैसा होगा। ये निकाल कर आरबीआई के पास रखना होगा। इस तरीके से अब हम लोग ये देखते हैं कि 81 में से 8 रुपये 10 पैसा निकाल देंगे तो बचेगा एक्सेस रिजर्व, और ये हम लोग ये देखते हैं कि 90 पैसा, और ये हम लोग ये देखते हैं कि 80 यानी 72 रुपये 90 पैसा। इस तरीके से 72 रुपये 90 पैसा अभी भी केंद्रीय बैंक, अभी भी एसबीआई के पास ही है। सी व्यक्ति के नाम से एक पासबुक और चेकबुक जारी कर दिया गया 81 रुपये का, और उससे कह दिया गया कि जब मन करे तब आकर अपना पैसा निकाल लीजिए। लेकिन नगद पैसा उसके हाथ में नहीं दिया गया है, बल्कि अभी भी नगद 72 रुपये 90 पैसा किसके पास है, एसबीआई के पास। एसबीआई अब हम लोग ये देखते हैं कि डी व्यक्ति को कर्जा जब देती है तो उसे भी 72 रुपये 90 पैसा अधिकतम कर्जा दे सकती है। तो इस 72 रुपये 90 पैसा भी इसके सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, उसमें जमा किया जाएगा। अब इस जमा का 10% हिस्सा फिर ले जाकर रखा जाएगा आरबीआई के पास। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हो गया 7 रुपये 29 पैसा। तो इसको अगर घटा देंगे तो हमें एक्सेस रिजर्व मिल जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर ये 65 रुपये 61 पैसा हम लोग ये देखते हैं कि अभी भी एसबीआई के पास बचा हुआ है। एसबीआई इस पैसा को भी ई व्यक्ति को कर्जा दे देती है, और ई व्यक्ति जो होता है उससे भी कर्जा अलॉट 65 रुपये 61 पैसा कर दिया जाता है। अब ये भी हम लोग ये देखते हैं कि जमा हो जाएगा इस सेविंग अकाउंट में। तो इस जमा पर भी हम लोग ये देखते हैं कि 6 रुपये 56 पैसा 10% के हिसाब से कटकर आरबीआई के पास चला जाएगा। अब जो बचेगा हम लोग ये देखते हैं 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 5 गया 0। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 65 में से 6 गया 59 रुपये 5 पैसा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एफ व्यक्ति पहुंचता है, वो कहता है कि आपके दरबार में लंगर लुट रहा है, अतः हमें भी कर्जा दिया जाए, कुछ। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि इसको भी कर्जा वो अलॉट कर देती है 59 रुपये 5 पैसा। इस तरीके से इसका भी 10% निकल जाता है। अंततः इसी तरीके से वो जी को, एच को, आई को, जे को, ये सब व्यक्ति के नाम हैं, इन सभी को कर्जा देती है, और ये तब तक कर्जा देती है जब तक कि ये राशि शून्य न हो जाए। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अंततः ये भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका योग जो होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। यानी ये 100 रुपये कुल जाकर कहाँ जमा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक क्रेडिट क्रिएशन के अंतर्गत 100 रुपये को जो होती है वह कर्जा के रूप में जब बांटती है तो बी को 90 रुपये दे देती है, सी को 81 रुपये दे देती है, डी को। अभी तक कल्पना कर लीजिए कि इकोनॉमी में ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था,
ये बिल्कुल प्योरली अभी तक फकीर थे, लेकिन अब जब इनको लोन मिल गया है तो ये अपने आप को क्या समझने लगे कि हम पैसा वाले हैं। ऐसी कंडीशन में जब अपने आप को ये पैसा वाले या धनवान समझेंगे तो निश्चित है कि ये कभी भी पैसा की निकासी करके इकोनॉमी में खर्च कर सकते हैं। इससे वस्तु की मांग अचानक से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इनके पास अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इनके हाथ में पैसा आ गया और ये पैसा को कभी भी खर्च कर सकते हैं और इस खर्च से वस्तु और सेवा की मांग बढ़ सकती है और इसके बढ़ने से हम लोग ये देखते हैं कि कीमत स्तर क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंक जब भी क्रेडिट क्रिएशन करती है तो इससे कीमत बढ़ने के आसार होते हैं। अगर कीमत बहुत तेजी से बढ़ता है तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी क्रेडिट क्रिएशन अगर व्यापारिक बैंक गैर जिम्मेदार होकर करती है तो अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी समस्या या इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होती है वह जनरेट होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक 100 रुपये को हजारों रुपये में बदल देती है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि यह क्रेडिट क्रिएशन है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है। अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति चेक काट कर धन की निकासी करने पहुंच जाए बैंक के पास, तो बैंक के पास तो जितना 100 रुपये नगद ए ने जमा किया था वो सब तो आरबीआई के पास चला गया। अब बैंक के पास तो कुछ बचा नहीं। फिर अगर 1-2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति भी पैसा चेक काट कर अगर बैंक से पैसा मांगने पहुंच जाते हैं तो फिर बैंक की तो आप समझिए कि खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। यानी इसका मतलब ये है कि बैंक पेमेंट उन चेकों का नहीं कर पाएगी। अगर कोई भी बैंक किसी चेक का पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसे लिक्विडेशन में फंस लिया मान लिया जाता है और उसका व्यवसाय जो होता है वो हमेशा के लिए चौपट हो जाता है, माना जाता है। तो इस तरीके से बैंक ऐसी फंदे में कभी जल्दी फंसती नहीं है। उसकी 2 वजह है। एक, हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का एक बड़ा नेटवर्क होता है। जब किसी भी व्यापारिक बैंक की कोई एक शाखा अगर क्रेडिट क्रिएशन करती है तो इसकी अन्य शाखाएं ये काम नहीं करती है। अगर कभी भी किसी परिस्थिति में इस क्रेडिट क्रिएशन करने वाले बैंक की शाखा के पास नगदी पैसा नहीं है तो अपने अगल बगल की शाखाओं से पैसा मंगवाकर चेकों का पेमेंट तुरंत कर देती है ताकि बैंक के प्रासंगिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह या अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। इससे जनता में विश्वास बैंक के प्रति बनी रहती है। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी बैंक जब क्रेडिट क्रिएशन करती है तो ये देखा जाता है कि सभी व्यक्ति एक साथ अपनी पेमेंट लेने या चेक काट कर पेमेंट लेने नहीं आते हैं। जिस दिन इसमें से कुछ ही लोग एक दिन में पेमेंट लेने के लिए आएंगे, लेकिन बैंक में आप जानते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप होता है। उसमें एक दिन में कुछ लोग पैसा निकालने आते हैं तो कुछ लोग पैसा जमा करने आते हैं। तो वो जमा वाला पैसा उठाकर निकालने वाले को दे देती है, जिससे हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक जो होती है वो फंदे में फंसने से क्या होती है, बच जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक तो व्यापारिक बैंक का बड़ा नेटवर्क होता है और नेटवर्क के वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन के जाल में नहीं फंस पाती। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि बैंक में एक दिन में लोग पैसा निकालने के लिए अगर आते हैं तो दूसरी तरफ से हम लोग ये देखते हैं कि लोग पैसा जमा करने के लिए भी जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक जो होती है वो साख सृजन बड़ी सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक कर ले जाते हैं। फिर व्यापारिक बैंक 100% क्रेडिट क्रिएशन जल्दी करने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि व्यापारिक बैंक 100% के पहले ही कहीं जाकर क्रेडिट क्रिएशन को रोकने का प्रयास करती है। एक, उसको लिक्विडेशन में फंसने का डर होता है या फंदा में फंसने का डर होता है, उससे वह 100% क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती है। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक मॉरल और सोशल लायबिलिटी होता है कि अगर वो क्रेडिट क्रिएशन एक सीमा के बाहर कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी समस्या जन्म लेगी और यह स्फीति अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो इन दोनों वजहों से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक 100% क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती, बल्कि क्रेडिट क्रिएशन के एक अपना लिमिटेशन बनाकर चलती है। तो हम लोग ये देख चुके हैं यहाँ पर कि एक 100 रुपये को वो हजारों रुपये में बदल देता है। अब ये कितना बदलेगा? क्रेडिट क्रिएशन से मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति इकोनॉमी में कितनी बढ़ेगी? तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसका अर्थ आपको बता देते हैं। 1/RR × डेल्टा डी।
यहाँ पर डेल्टा डी प्राथमिक जमा है, यानी ये व्यक्ति ने जो पैसा ले जाकर जमा किया है वो है। और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आवश्यक आरक्षण अनुपात ये वाला है जो केंद्रीय बैंक के पास ले जाकर जमा करना पड़ता है। और डेल्टा IMS यानी क्रेडिट क्रिएशन से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कितनी होगी वह डेल्टा IMS इंगित करता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना है 10% है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, और प्राथमिक जमा यहाँ पर हमारे उदाहरण में कितना है 100 रुपये। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10/100 गुणा ऊपर में क्या कर सकते हैं 100। अब इसको आप उलट दीजिए 100 गुणा 100 बटा में कितना हो गया 10, ये कट गया, यानी 100 गुणा 10 बराबर 1000 रुपये। यानी वो 100 रुपये को कितने में बदल सकती है 1000 रुपये में, यानी 900 रुपये शुद्ध रूप से मुद्रा की पूर्ति में क्या हो गई वृद्धि हो गई। ये मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लाने का श्रेय किसका है व्यापारिक बैंक का। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है, और क्रेडिट क्रिएशन से हम लोग ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और मुद्रा पूर्ति कितनी बढ़ेगी, इसके लिए साख सृजन कितना होगा और इससे मुद्रा की पूर्ति कितनी प्रभावित होगी, ये फार्मूला है। ये मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि को इंगित करता है, ये आवश्यक आरक्षण अनुपात को व्यक्त करता है, और ये प्राथमिक जमा को व्यक्त करता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो साख सृजन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि किन बातों पर निर्भर रहती है, तो यहाँ 2 बातों पर निर्भर होती है। एक, हम लोग ये देखते हैं कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर बढ़ जाए, चूंकि ये हर में है और ये क्या है अंश में है, अंश और हर का संबंध हमेशा उल्टा होता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को क्या करे बढ़ा दे, यानी 10% के जगह 20% कर दे, तो इसका मतलब यह होगा कि साख सृजन करने की क्षमता या मुद्रा की पूर्ति क्या होगी घट जाएगी। इसे एक उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर 10% अगर हम 20% लेकर देखें तो ये 100 गुणा 100 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 10 और 100 गुणा 500। अब शुद्ध रूप से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कितनी होगी, तो 400 रुपये की वृद्धि होगी। यानी CRR को बढ़ाकर अगर दुगुना करते हैं तो साख सृजन की मात्रा आधी हो जाती है, यानी 900 रुपये से भी कम हो जाती है, 400 रुपये हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों पर साख सृजन, व्यापारिक बैंकों के साख सृजन पर नियंत्रण लगाने का काम कौन कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को बढ़ा सकती है। जब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता या साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। ये मॉनेटरी मैकेनिज्म है। आपको याद होना चाहिए कि कभी भी CRR और SLR अगर RBI बढ़ा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में महंगाई को या कीमत स्तर के जो बढ़ रही है उसे रोकने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। लेकिन इसके उल्टा अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में कटौती कर दी जाए तो निश्चित है कि साख सृजन करने की क्षमता या मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो निश्चित है कि ये बढ़ेगा। तो व्यापारिक बैंकों के साख सृजन को बढ़ाने और घटाने का काम कौन कर सकती है, RBI। यही वजह है कहा जाता है कि व्यापारिक बैंकों के साख सृजन पर नियंत्रण का कार्य जो होती है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि इसका निर्धारक कौन है, तो डेल्टा डी है, इसे प्राथमिक जमा कहते हैं। अगर प्राथमिक जमा हम लोग ये देखते हैं कि बढ़ जाए, यानी लोग अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जमा करें, तो निश्चित है कि बैंकों के ऋण देने की क्षमता या साख सृजन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे जैसे किसी देश में लोगों की बैंकिंग आदत बढ़ती है वहाँ साख सृजन करने की क्षमता बैंकों की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से प्राथमिक जमा में वृद्धि अगर हो जाए तो निश्चित है कि साख सृजन करने की क्षमता बैंकों की बढ़ेगी, लेकिन अगर ये कम हो जाए तो व्यापारिक बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक 100 रुपये जमा करती है, और जब इसकी वापसी होती है, व्यापारिक बैंक 100 रुपये जमा करती है, जब 100 रुपये जमा करती है तो इसको बदल कितना में देती है, 1000 रुपये में। जब हम लोग ये देखते हैं कि अब उसे 1 साल बाद अगर देखा जाए तो वापस कितना करना होगा, 104 रुपये। लेकिन जब उसे वापस जनता जो ऋण ली है अगर उसे वापस करेगी तब कितना करेगी, 1000 रुपये ये वापस होगा, और साथ में इसका 50-700 रुपये ब्याज होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक ही साल में व्यापारिक बैंक अपनी धन को 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना कर सकती है।
जबकि हम अगर और आप जाते हैं तो व्यापारिक बैंक हमारे धन की दुगुना करने के लिए वो स्पष्ट कर देती है कि हम आपके धन को दुगुना को 7.5 साल, 8 साल, 9 साल में ही करेंगे, लेकिन अपने धन को वो एक ही साल में हम लोग ये देखते हैं कि रिस्क एलिमेंट को बियर करते हुए वह कई गुना बढ़ा लेती है। इस तरीके से व्यापारिक बैंक की इससे लाभ क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि साख सृजन की अधिकता से अर्थव्यवस्था में स्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और स्फीति एक ऐसी समस्या है जो अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर को बिगाड़ देती है, और इससे देश में अनेक समस्या जैसे गरीबी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, इसी तरीके से बचत की दर का कम होना, इसी तरीके से पूंजी निर्माण की दर का कम होना, इसी तरीके से राजकोषीय घाटा में वृद्धि, यानी जितनी भी समस्या होती है, चूंकि प्राइस लेवल जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी ये प्राइस लेवल एक ऐसा वेरिएबल है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित निगेटिव ढंग से करता है। यही वजह है कि साख सृजन होना तो चाहिए लेकिन एक नियंत्रण के साथ ही, और ये काम व्यापारिक बैंक करती है, और व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख का सृजन करना है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये एक क्रियाविधि संक्षिप्त रूप में हमने पूरी तरीके से आप लोगों को बताने के लिए किया है। अगर आप लोगों को न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से इसके संबंध में प्रश्न पूछ लीजिएगा, इसको कहिएगा तो दोबारा एक बार रिपीट करके और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो ज्ञान गोदावरी के तरफ से, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हम्बली कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा बना रहे। तो इस वीडियो में केवल क्रेडिट क्रिएशन, चूँकि हमने पिछले वीडियो में ये वादा किया था, तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन की क्रियाविधि को सरल शब्दों में जीएस के दृष्टि से समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हमारी बात।